जय हिंद। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर बात करता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में काम आते हैं और मेंस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे UNCD के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे UNFCCC के बारे में, फिर हम बात करेंगे CBD के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे कार्टेजन प्रोटोकॉल के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है UNCD के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, इसको रियो अर्थ समिट भी बुलाया जाता है। और इतनी जानकारी ऑलरेडी आपको होगी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के डायरेक्शन में रियो अर्थ समिट वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप। ये जो रियो अर्थ समिट है इसको रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो रियो अर्थ समिट है इसमें लगभग 172 कंट्रीज के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 108 हेड्स ऑफ द स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। ये जो रियो अर्थ समिट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, जितने भी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है और अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करना है। ये जो रियो अर्थ समिट है इसके अंदर 3 की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले। कौन कौन से 3 की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एंश्योर करना है और ये जो एनवायरनमेंट है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में इंटीग्रेट करना है, और तीसरा ग्लोबल कोऑपरेशन को एंश्योर करना है फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है इसके कई सारे मेजर आउटकम्स देखने को मिले। एक तो बात हुई एजेंडा 21 के बारे में। ये जो एजेंडा 21 है ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे एंश्योर किया जाए उसके लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करता है एजेंडा 21। ये जो एजेंडा 21 है इसको ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और सोशल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक मेजर आउटकम था एजेंडा 21। दूसरा मेजर आउटकम था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है इट इज़ अ सेट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। इसमें 27 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। जैसे इसमें बात की गई है राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसमें बात की गई है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में, इसमें बात की गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इस रियो अर्थ समिट से निकल के आया, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। और इसका एम क्या है? इसका एम है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करना और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रमोट करना। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो रियो अर्थ समिट है इसका एक मेजर आउटकम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा मेजर आउटकम था UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और नाम से क्लियर है ये बेसिकली इंटरनेशनल एफर्ट है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, लेकिन ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। नॉन लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इजी और सिंपल सी बात है। देखो UNCD अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मेजर स्टेप था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में। तो इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो इसको पॉपुलरली क्या बुलाया जाता है? इसको पॉपुलरली रियो अर्थ समिट बुलाया जाता है। ये जो रियो अर्थ समिट है इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर मोटा मोटा कहें तो जितने भी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना और अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना।
मेजर आउटकम्स के तौर पे बात होती है एजेंडा 21 के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए उसके ब्लूप्रिंट के तौर पे प्रेजेंट किया गया एजेंडा 21 को। दूसरा, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। इसके अलावा CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी किसके आउटकम्स हैं? ये भी UNCED के आउटकम्स हैं। इजी, सिंपल और इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, UNCED के दो मेजर आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो CBD और दूसरा UNFCCC। ये जो दोनों मेजर आउटकम्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो UNFCCC है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? बोन, जर्मनी में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है UNFCCC का। इसको अडॉप्ट किया गया था 9 मई 1992 को, रियो अर्थ समिट के दौरान 9 मई 1992 को अडॉप्ट किया गया था UNFCCC को। और ये जो UNFCCC है, ये फोर्स में कब आया? 21 मार्च 1994 को ये फोर्स में आया। और UNFCCC का एम क्या है? नाम से ही क्लियर है, इट इज अ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसको स्टेबलाइज करना है, उसको एक ऐसे लेवल पे स्टेबलाइज करना है कि जो एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस हैं, इंटरफेरेंसेस हैं क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर, वो डेंजरस ना हो, वो खतरनाक ना हो। बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हमें स्टेबलाइज करना है, इसको हमें विद इन लिमिट्स रखना है। ये एम है UNFCCC का। UNFCCC के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? एक तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं, वी नीड टू एंश्योर दैट द इकोसिस्टम्स कैन अडेप्ट नेचुरली। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको मिटिगेट करें, और ये जो इकोसिस्टम्स हैं ये नेचुरली अडेप्ट कर पाएं, ये हमें एंश्योर करना है। दूसरा, फूड प्रोडक्शन को हमें सेफगार्ड करना है। फूड अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, तो ये जो फूड प्रोडक्शन है, इसको हमें सेफगार्ड करना है। और तीसरा, हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंश्योर करना है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल होना चाहिए। UNFCCC के फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये इंटरनेशनल एफर्ट्स में मदद करता है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। भाई प्राइमरी काम यही है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में ये जो लड़ाई है, इसमें मदद करना, इसमें कंट्रीज की हेल्प करना, ये काम है UNFCCC का। दूसरा, ये जो UNFCCC है, ये एनुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को COP को ऑर्गेनाइज करता है। कई सारे COPs के बारे में आपने सुना होगा, अभी भी एक लेटेस्ट COP हुई थी जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा UNFCCC जो है वो कई सारे क्लाइमेट फंड्स को भी ओवरसी करता है, उन पर निगरानी रखता है। जैसे ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जिसके बारे में इससे पिछले सेशंस में हमने पढ़ा है, उस पर निगरानी रखने का काम किसका है? UNFCCC का है। ये जो UNFCCC है, इसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, उसको इनेबल किया गया 1997 में, और पेरिस एग्रीमेंट जो कि अपने आप में बेहद फेमस है, उसको इनेबल किया गया 2015 में। ये जो UNFCCC है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की कहानी क्या है, क्या क्लाइमेट एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर बायएनियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है UNFCCC। इसके अलावा NDC सिंथेसिस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है। ये जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनकी सिंथेसिस रिपोर्ट को भी कौन पब्लिश करता है? UNFCCC करता है। और फिर क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करने का काम किसका है? UNFCCC का है। ये देखना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये जितना कमिट कर रही हैं क्लाइमेट के लिए पैसा,
उतना दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, किस तरीके से फंडिंग की जा रही है, उस सब की जानकारी कौन देता है? UNFCCC देता है। इंडिया में और UNFCCC में क्या रिलेशन है, या फिर ये कहें कि इंडिया का क्या रोल है? इंडिया ने UNFCCC को साइन किया 10 जून 1992 को, साइन कर लिया था 10 जून 1992 को, लेकिन रेटिफाई किया गया 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को हमने UNFCCC को रेटिफाई किया। और इंडिया सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा एमिशंस किए हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में खूब सारा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी है इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन हिस्टोरिकली जिन्होंने ज़्यादा एमिशंस किए हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लाइमेट को, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंड है वो प्रोवाइड करें, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको मिटिगेट करने के लिए वेरियस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इंडिया ने अभी रिसेंटली अपने NDCs को अपडेट किया था, और इंडिया के जो अपडेटेड NDCs हैं उनके बारे में अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें डिटेल में बात की थी कि क्या अपडेशंस किए गए, वो शॉर्ट आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि अलाइन करते हैं UNFCCC के साथ में, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जैसे स्टेट्स एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो ये सब अलाइन करते हैं UNFCCC के साथ में। इजी और सिंपल सी बात है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? बोन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में आया 1994 में। एम क्या है? एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज करना है। बाकी फंक्शंस के बारे में हमने देख लिया कि कौन सी रिपोर्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। और इंडिया ने UNFCCC को कब साइन किया? 1992 में। रेटिफाई कब किया? 1993 में रेटिफाई किया। इजी और सिंपल सी बात है। अच्छा, एक तो UNFCCC था और दूसरा UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है। ये जो CBD है इसको अडॉप्ट किया गया 5 जून 1992 को, रियो अर्थ समिट के दौरान ही 5 जून 1992 को अडॉप्ट किया गया CBD को। और CBD फोर्स में कब आया? 29 दिसंबर 1993 को। और नाम से क्लियर है इसका एम क्या है? इसका एम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के उनको सस्टेनेबली यूज करना है, और जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं उनकी इक्विटेबल शेयरिंग को एंश्योर करना है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 चीज़ों पे बात कर रहा है और तीनों ही चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। एक तो प्राइमरी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज एंश्योर करना है, और तीसरा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, उसको भी एंश्योर करना है। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है, जैसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। बेसिकली ग्लोबली जो बायोडाइवर्सिटी के ट्रेंड्स हैं उनकी जानकारी दी जाती है इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक में। दूसरा, अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो कि 2011 से 2020 तक देखने को मिले। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इनके बारे में भी ब्रीफली हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फिर पोस्ट 2020 बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अंडरटेक करने का काम किसका है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने CBD को रेटिफाई किया 18 फरवरी 1994 को। 18 फरवरी 1994 को
इंडिया ने CBD को रेटिफाई किया। हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जो है वो अलाइन करता है CBD के गोल्स के साथ में, और हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी गवर्न करती है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज को। तो ये जो CBD है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो CBD है और ये जो UNFCCC है, इनमें फिर आगे भी काम किया गया, और उनके आउटकम्स के तौर पे एक बात होती है नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है इसको CBD के अंडर अडॉप्ट किया गया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर इसको अडॉप्ट किया गया था। तो नगोया प्रोटोकॉल को CBD के अंडर अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 29 अक्टूबर 2010 में अडॉप्ट किया गया था। कहां पे? नगोया, जापान में इसको अडॉप्ट किया गया था। फोर्स में कब आया? अक्टूबर 12 2014 को ये फोर्स में आया। नगोया प्रोटोकॉल इसको CBD के अंडर अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 2010 में अडॉप्ट किया गया था। और फोर्स में कब आया? 2014 में फोर्स में आया। नगोया प्रोटोकॉल का काम क्या है? इट एंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं उनकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंश्योर करना किसका काम है? नगोया प्रोटोकॉल का। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? इससे अल्टीमेटली कंजर्वेशन प्रमोट होगा और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। इंडिया का रोल क्या है? ये जो नगोया प्रोटोकॉल है इसको इंडिया ने रेटिफाई किया 2012 में। कब रेटिफाई किया? 2012 में रेटिफाई किया इंडिया ने। और हमारे यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क्स देखने मिलते हैं, जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 है वो अलाइन करता है नगोया प्रोटोकॉल के साथ में। हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये सब अलाइन करते हैं नगोया प्रोटोकॉल के साथ में। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है। बाय मॉडर्न सेंस में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना वो तो है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज को भी हम यूज करते हैं इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें अलाइन करती हैं नगोया प्रोटोकॉल के साथ में। और इसके अलावा एक कार्टेजन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी देखने को मिलता है। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है इसको भी CBD के तहत ही अडॉप्ट किया गया। CBD के अंडर ही कार्टेजन प्रोटोकॉल को भी अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया? 29 जनवरी 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया। फोर्स में कब आया? 11 सितंबर 2003 में फोर्स में आया। कार्टेजन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इसको अडॉप्ट किया गया CBD के अंडर। कब अडॉप्ट किया गया? 2000 में अडॉप्ट किया गया। और ये फोर्स में कब आया? 2003 में फोर्स में आया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको सेफली हैंडल किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए और इनको सेफली यूज किया जाए, वो काम है कार्टेजन प्रोटोकॉल का। और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है, उनको बोलते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल GM क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, BT कॉटन देखने को मिलता है, गोल्डन राइस वगैरह देखने को मिलता है। ये जो GM क्रॉप्स हैं इनमें क्या हो रहा है? इनमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है, इसको ज़रूरत के हिसाब से ऑल्टर कर दिया जाता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या बुलाया जाता है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बुलाया जाता है। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है इसको लेकर इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने कार्टेजन प्रोटोकॉल को 2003 में रेटिफाई किया और हमारी कंट्री में कई सारे लॉज ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि अलाइन करते हैं कार्टेजन प्रोटोकॉल के साथ में, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है ये रेगुलेट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये अप्रूव करती है कि एनवायरनमेंट में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ
आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो कन्वेंशंस हैं ये तो वाकई में काम में आते हैं और अच्छे से काम में आते हैं। तो इनके बारे में ढंग से पढ़ना, एक बार की मेहनत है, मेहनत करो, लिखो जो भी चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट्स बनाओ, याद करो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।